नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूपी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आप सभी की मेहनत और चूंकि आप सभी की मेहनत रंग लाई है और हम निरंतर इसी क्लास को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, सवालों की बौछार ज्ञान की बार। डेली हमारी ये क्लास चल रही है। डेली आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हो, उसके लिए आप लोगों का सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं। तो ये क्लास मैं पुनः आप लोगों को एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि तैयारी कर रहे हैं यूपी कैडेट और सीयूईटी जैसे एग्जाम की। इसके साथ साथ ये क्लास उन सभी छात्रों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के जो यूपी के स्टेट के कृषि से रिलेटेड एग्जाम होते हैं। जैसे हम बात करें यूपी एजीटीए, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, इन प्रकार की सभी वैकेंसियों के लिए भी ये क्लास है बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम निरंतर एग्रोनॉमी की क्लास लेके आ रहे हैं। एग्रोनॉमी का लाने का मकसद भी सबसे पहले यही है क्योंकि इन सभी एग्जाम में क्या है, एग्रोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन एग्रोनॉमी से आते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ क्लास में फिलहाल जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी मित्रों के साथ, अपने सभी सहपाठियों के साथ इस क्लास को शेयर कर दो ताकि वह भी इस क्लास का पूर्ण रूप से क्या है, फायदा ले पाए। अब हम बात करते हैं, यहाँ से हम अपने पहले सवाल की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भी चैनल पर नए हैं वो आप लोग क्या करो, सबसे पहले सब्सक्राइब करो चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर दें। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे पहले सवाल की ओर। ठीक है बच्चों, हमारा पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। हमारा पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है कि पौधे को पाले से बचाने हेतु, पौधे को किससे बचाना है, पाले से बचाना है। इससे बचाने हेतु तन्नु H2SO4 का गोल छिड़कते हैं। तन्नु H2SO4 का हम लोग कितना गोल छिड़कते हैं? टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 स्प्रे की हम लोग H2SO4 की कितनी मात्रा है जो हम लोग स्प्रे करेंगे किसमें, हमारे खेत में, ताकि हम लोग किससे बचा ले, हम लोग किससे बचा ले। तो ध्यान रखना, हम लोग फ्रॉस्ट से बचाने के लिए, पाले से बचाने के लिए हम लोग पौधों में कितना प्रतिशत है जो वो H2SO4 छिड़केंगे या फिर कितनी मात्रा हम लोग छिड़केंगे, ये आप लोगों के लिए क्या है, आज का सवाल रहने वाला है। जल्दी जल्दी आप लोग भी क्या करो, जल्दी जल्दी आप लोग क्या करो, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों, आप लोगों के सामने ये जवाब ऑलरेडी आ चुका है। तो बच्चों क्विक फास्ट, हाँ, आप लोगों के सामने सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। सवाल का जवाब आप लोग जल्दी से जल्दी दे दीजिएगा। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं तो देखो H2SO4 किससे, पाले से बचाने है तो हम H2SO4 की मात्रा जो प्रयोग करते हैं हम करते हैं परसेंट में। यदि बात करें तो कितने परसेंट आएगा, ये भी आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम बात करते हैं तो हम लोग कितने मात्रा हम लोग प्रयोग करते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं 0.1%। कितनी प्रयोग करते हैं 0.1% हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 को हम लोग प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है कि खेत का समतलीकरण कर उसे वर्गाकार अथवा आयताकार क्यारियों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, खेत का समतलीकरण किया उसके बाद उसे वर्गाकार अथवा आयताकार क्यारियों में विभाजित कर दिया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ये आप लोगों के लिए क्या है, अभी का सवाल है जिसमें आप लोगों को क्या देना है, जवाब देना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी क्या करो, जल्दी जल्दी अपने आंसर यहाँ पे पुट कर दीजिए, अपने आंसर यहाँ पे दर्शा दीजिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को सामने क्या बोला गया है, सवाल क्या कह रहा है कि खेत का सबसे पहले हमने क्या किया, समतलीकरण किया। क्या किया हमने, खेत को पूर्ण रूप से समतल किया। उसके बाद हम उसे या तो वर्गाकार में बांट रहे हैं या फिर आयताकार, क्या क्यारियों में, क्यारियां हम बना रहे, या तो वर्गाकार की बना रहे या फिर आयताकार की हम लोग क्या बना रहे, क्यारियां बना रहे। तो उसे क्या कहा जाता है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर लेवलिंग द फील्ड इट इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बेड्स विच आर कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, क्या हम उसे बॉर्डर पट्टियां कहेंगे, क्या हम उसे कुंड बोलेंगे या फिर चौकेबार या फिर चेक बेसिन बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे, ये आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जहां तक मैं आप लोगों के जवाब देख पा रहा हूं, आप लोगों की क्या देख पा रहा हूं, जवाब देख पा रहा हूं, बिल्कुल हाँ। तो हम बात करें यहाँ पे आप लोगों के जो जवाब दे पा रहा हूँ, मोस्ट ऑफ का आंसर आ रहा है, कुछ सी बोल रहे, कुछ वो क्या बोल रहे, डी बोल रहे। अभी हम चेक कर लेते हैं। हाँ, तो चेक करते देखो, क्या हम खेत को पूर्ण रूप से समतल किया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उनकी या तो हम उनकी छोटी छोटी क्यारियां बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, छोटी छोटी क्यारियां, या फिर उनकी लंबी लंबी क्यारियां बना सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोल रहे बॉर्डर पट्टियां भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, चौकेगार यानी कि चेक बेसिन भी उसे हम बोलते हैं। तो हमारा जो डी ऑप्शन है, अ व सी दोनों, तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है, बिल्कुल ही सही रहने वाला है। चेक बेसिन भी बोलते हैं उसे और
क्या बोलते हैं, बॉर्डर स्ट्रिप भी उसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं, अपने अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है कि किस विधि में रास्ते से जल ह्रास नहीं होता है, यानी कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें इन विच मेथड वाटर कन्वेंस लॉसेस डज नॉट टेक्स प्लेस, यानी कि रास्ते में से जल का नुकसान नहीं होता है, पानी का नुकसान नहीं होता है। वह विधि कौन सी है? कुंड सिंचाई विधि, या फिर चौकेबार द्रोणी विधि, या फिर बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि, या फिर बौछारी सिंचाई विधि। किस विधि में रास्ते में से क्या होता है, जो पानी का नुकसान होता है वह बिल्कुल भी नहीं होता है? ऐसी विधि कौन सी है? ऐसी विधि कौन सी है जिसमें से रास्ते में से पानी का नुकसान नहीं होता है? तो ये विधि आप लोगों के लिए कौन सी है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसान सा, एकदम लल्लू सा सवाल है। आप लोग भी क्या करो, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, और मैं आप लोगों को निरंतर बोलता रहता हूं कि आप लोग क्या करो, आप लोगों को चाहे ये सवाल 1% भी आ रहा हो, लेकिन आप लोग कहाँ पे अपना जो लाइव क्लास आप लोगों की चलती है उसमें आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जितनी गलतियां आप लोग यहाँ पे करते हो उतनी ही कम गलतियों करने के चांसेस आप लोगों के कहाँ रहते हैं, मेन एग्जाम में। इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने आंसर है वो इस क्लास में दर्ज कराते रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कीजिए, क्लास में अपने आंसर देते रहिए, जिससे क्या हो, आप लोगों का भी मनोबल बढ़ता है और मेरा भी एक तरीके से हौसला बढ़ता है। हाँ, और जितने भी बच्चे यहाँ पे क्लास में अभी फिलहाल मुझे नजर आ रहे हैं उतने मुझे क्लास के लाइक नजर नहीं आ रहे, तो बेटा लाइक करने में कोई कंजूसी मत रखो, लाइक दबा के करो, ठीक है, दबा के लाइक कर दिया करो। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं इसमें। तो देखो, किस विधि में रास्ते से जल ह्रास नहीं होता, किस में से रास्ते में से जल का नुकसान नहीं होता? तो हम देखते हैं, कुंड सिंचाई विधि, चाहे कुंड की हो लेकिन पानी खुले रूप से जाता है तो बीच में क्या होता है, पानी का नुकसान इसमें भी होता है। चौकेकार द्रोणी विधि, इसमें भी पानी खुले रूप से जाता है, इसमें भी क्या होता है, पानी का नुकसान होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हम बात करते हैं बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि, इसमें भी क्या होता है, पानी खुले रूप से बहता है, इसीलिए इसमें भी नुकसान होता है। लेकिन बौछारी सिंचाई विधि, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, इसमें क्या है, पानी पाइपों के माध्यम से जाता है। पानी किसके माध्यम से जाता है? पाइपों के माध्यम से। अतः पानी के किसी भी प्रकार से नुकसान होने की संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है। पानी के नुकसान होने की संभावना है वो बहुत ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए बच्चों इसका जो आंसर होगा वो हमारा डी होने वाला है। कौन सा है? डी। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर आया है वो भी डी ही आया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर क्या आया है? वो डी ही आया है। अतः सभी, हाँ, आप लोगों का जो आंसर आया बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर, यहाँ से बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की ओर। ठीक है बच्चों, इसका जो स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड है इसमें क्या है, पानी का नुकसान है वो बहुत ही कम होता है या फिर होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पाइप के माध्यम से पानी जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में आप लोगों को खास तौर पर ध्यान रखना है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड में आप लोगों को दबाव की आवश्यकता होती है। दबाव की आवश्यकता कितनी होती है ये हम जस्ट आगे देखने वाले हैं। इस स्प्रिंकलर मेथड के बारे में हम बहुत सारी जानकारी देखेंगे, उसके बीच में आप लोगों को वही कई जानकारी आप लोगों को आप आसपास में बिल्कुल मिलती जुलती आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे संस्थान में क्रैश कोर्स के बैचेस ऑलरेडी रन हो रहे हैं बेटा। डेली नए नए बैच यहाँ पे चालू हो रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों के ये क्रैश कोर्स चालू हो चुके हैं एग्रीकल्चर में, बायो में, इसके अलावा मैथ्स में। तीनों ही सब्जेक्ट के जो स्ट्रीम है उसमें आप लोगों को अलग अलग बैचेस आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोग यदि CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि CUET के थ्रू आप लोगों की जो एग्जाम होता है जिसके द्वारा आप लोग ICAR की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आप लोग एडमिशन ले सकते हो, तो आप लोग यदि CUET की तैयारी कर रहे हो तो भी आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग क्या करो, आज ही दिए गए नंबर पर, जो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिए गए उस पर आप लोग कॉल करके आज ही अपना एनरोल कर सकते हो, अपनी सीट को बिल्कुल क्या कर सकते हो, अपनी सीट को स्थायी कर सकते हो। यहाँ पे हम बात करें तो BCEC, MPPAT और UP कैडेट सभी के बैचेस यहाँ पे चल रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें डेली नए बैच यहाँ पे चालू हो रहे हैं, और आप लोगों को ध्यान रखना है कि बैचेस ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही मोड में यहाँ पे चलते हैं। ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन की यदि हम बात करें तो जो बैचेस यहाँ पे ऑफलाइन चल रहे हैं वैसे ही ठीक, यानी कि CUET के आप लोगों को ऑफलाइन बैच भी मिल जाएंगे और ऑनलाइन बैच भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोनों ही बैच, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम में आप लोगों को ये बैचेस मिलेंगे। सेपरेट आप लोगों को बिल्कुल बैचेस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों को मिक्स करके बिठाया जाता है, ऐसा नहीं होगा। दोनों ही बैचेस हमको आप लोगों को अलग अलग मिलेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है कि फव्वारा विधि में जल की बचत कितने प्रतिशत होती है, कि फव्वारा विधि में जल की बचत होती है वह कितने प्रतिशत होती है, ये आप लोगों के लिए क्या है, अगला सवाल है। तो आप लोग क्या करो, जल्दी से जल्दी अपना आंसर यहाँ पे देने की कोशिश कीजिएगा,
कि फव्वारा विधि में जल की बचत होती है वह कितने प्रतिशत होती है, कि फव्वारा विधि में जो जल की बचत होती है वह कितने प्रतिशत होती है। ये क्या है आप लोगों के लिए अगला सवाल है, आप लोगों के लिए सवाल है। तो आप लोग क्या करो, जल्दी से जल्दी अपना आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पे वाटर सेविंग इन स्प्रिंकलर मेथड, या फिर बात करें फव्वारा विधि में जल की बचत कितने प्रतिशत होती है, 25 से 30%, 20 से 40%, 25 से 35%, या फिर 25 से 50%, यानी कि 25 से 30, 20 से 40, 20 से 35 या फिर 25 से 50% तक जल की बचत होती है। किसमें होती है, स्प्रिंकलर मेथड में। इनमें से आप लोगों का कौन सा आंसर है वो सही रहने वाला है। आप लोगों को मैं पूरे 15 सेकंड का वक्त दूंगा, पूरे 15 सेकंड का वक्त दूंगा, क्योंकि ये सवाल इतना टफ नहीं है। ये सवाल बच्चों इतना भी टफ नहीं है कि आप लोग इसका जवाब नहीं दे पाओ, ठीक है ना। बहुत ही इजी सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। आप लोग जल्दी से जल्दी क्या करो, अपना आंसर यहाँ पे दर्ज कराने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों के सामने सवाल है, जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिएगा। बहुत ही आसान सवाल है और कई एक बार एग्जाम में भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इस प्रकार के सवाल आप लोगों के रिपीट होने के चांसेस भी रहते हैं बार बार। तो चलो, हाँ, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के जो जवाब आ रहे हैं वो आ रहा है डी आ रहा है। देखते हैं हम भी। तो जो आप लोगों के स्प्रिंकलर मेथड है, जो आप लोगों के कौन सा मेथड है, स्प्रिंकलर मेथड है, फव्वारा विधि है, उसमें जल की बचत होती है 25 से 50%। कितनी होती है, 25 से 50%। तो आप लोगों की जो डी ऑप्शन है बिल्कुल आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। तो यदि आप लोग इसमें बात करें तो जल उपभोग दक्षता कितनी होती है, जल उपभोग दक्षता कितनी होती है इसकी, जल उपभोग दक्षता कितनी होती है, 50 से 60% होती है। कितनी, 50 से 60%, या फिर कहीं कई कई जगह पे आप लोगों के 50 से 70% भी लिखा हुआ आ जाता है, तो वो भी सही है। लेकिन मेनली जो आपके लिखा हुआ आता है जल उपयोग दक्षता कितनी होती है, तो आप लोगों की होती है 50 से 60%। कितनी होती है, 50 से 60%। क्या, जल उपभोग नहीं, उपयोग क्या होता है, जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता क्या होती है आप लोगों के, ठीक है। जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता ये कितनी होती है, 50 से 60% होती है, ठीक है। और जो हमारा सही आंसर था वो क्या था, 25 से लेकर 50% तक क्या होता है, फव्वारा विधि में जल की बचत होती है। फव्वारा विधि में जल की बचत कितनी होती है, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि जल की बचत कितनी होती है, 25 से 50% तक होती है, ठीक है। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है कि रेन गन संबंधित है, रेन गन संबंधित है किससे है, ओवरहेड विधि से, बूंद बूंद विधि से, सतह सिंचाई विधि से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें से किससे संबंधित है रेन गन, रेन गन किससे संबंधित है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। रेन गन किससे संबंधित है, ये आप लोगों के लिए क्या है, ठीक है, आप लोगों के लिए सवाल है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना आंसर यहाँ पे देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इजी सा सवाल है और ये कहूँ कि आजकल वर्तमान में इस प्रकार के ये सवाल बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निक्स है, कुछ टेक्निक इसमें नया बदलाव इसमें आ चुका है, फव्वारा विधि में ही नया बदलाव आ चुका है, इसीलिए ये आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी क्या करो, जल्दी जल्दी अपना आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्विक फास्ट। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो रेन गन संबंधित है, रेन गन किससे संबंधित, तो आप लोगों का क्या है, रेन गन जो संबंधित है ये फव्वारा विधि की नई तकनीक है। किसकी, जो आपके रेन गन है ये फव्वारा विधि की नई तकनीक है, फव्वारा विधि की नई तकनीक है। किसकी, जो आपके फव्वारा विधि है उसकी नई तकनीक कौन सी है, रेन गन विधि, ठीक है। हम अब इसमें बात करते हैं। तो देखो ये ओवरहेड विधि से, किसका, किससे संबंधित है, ये ओवरहेड विधि से, ये किससे है, ओवरहेड विधि से। ड्रिप इरिगेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, सरफेस इरिगेशन से भी कोई लेना देना नहीं है, नन ऑफ द अबव इसमें होगा नहीं। ओवरहेड इरिगेशन, तो ये क्या है, एक तरीके से ये ओवरहेड, ये क्या है, ओवरहेड सिंचाई का ही एक प्रकार है, जिसमें क्या होता है, रेन गन क्या है, ये ओवरहेड सिंचाई का ही एक प्रकार है, ओवरहेड विधि का ही ये क्या है, एक प्रकार है। हम इसके बारे में कुछ चीजें यहाँ पे लिख देते हैं ऑलरेडी, ठीक है। आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि रेन गन किसके बारे में ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, रेन गन, रेन गन
इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि रेनगन विधि है, कौन सी रेनगन आपके विधि है, ये क्या है, हमने बात की थी, ये फव्वारा विधि की एक नई तकनीक, किसकी, फव्वारा विधि की नई तकनीक है। और हमने क्या बात की, ये क्या है, ओवरहेड, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ओवरहेड विधि का एक प्रकार है, एक प्रकार है जिसमें क्या होता है, जिसमें अधिक दाब की आवश्यकता होती है, जिसमें अधिक दाब या फिर उच्च दाब की आवश्यकता होती है। क्या होती है, उच्च दाब की आवश्यकता होती है। उच्च दाब की हम लोग बात करें तो इसमें दाब कितने दाब की हम इसमें आवश्यकता होती है, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें दाब कितना होता है, दाब होता है इसमें 4.5 टू 6.5, यानी कि 4.5 से 6.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दबाव किसमें होता है। आप लोगों के जो रेनगन विधि है, रेनगन जो नया एक तरीके से नई तकनीक है, किसकी, फव्वारा विधि की नई तकनीक है, इसमें ये ओवरहेड विधि का एक प्रकार है जिसमें उच्च दाब की आवश्यकता होती है। दाब कितना, 4.5 से 6.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का इसमें दबाव की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ये एक बार में 27 से लेकर 65 मीटर तक ऊंचाई तक सिंचाई कर सकती है। क्या कर सकती है, आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह एक बार में 27 से लेकर 65 मीटर तक सिंचाई कर सकती है। 65, एक बार में 27 से लेकर 65 मीटर तक ऊंचाई, 65 मीटर ऊंचाई तक सिंचाई कर सकती है या फिर कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझे, एक बार में, यानी कि इस तकनीक में क्योंकि इसमें प्रेशर इतना ज्यादा होता है, कि एक बार में 27 मीटर से लेकर 65 मीटर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार में ही सिंचाई कर सकते हैं। आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, इतना प्रेशर इसमें हो जाता है कि इसमें से एक ही बार में हम लोग इतना, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान में रखना है LEPA, ठीक है, चलो उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ, रेनगन फव्वारा विधि की एक नई तकनीक है जिसमें ओवरहेड विधि का एक ओवरहेड विधि का एक प्रकार है जिसमें उच्च दाब की आवश्यकता होती है। उच्च दाब की बात करें तो कितना, 4.5 से लेकर 6.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक क्या होता है, इसमें उच्च दाब की आवश्यकता होती है। ये एक बार में 27 से लेकर 65 मीटर तक ऊंचाई तक ये क्या कर सकती है, सिंचाई आराम से कर सकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, जस्ट हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब अभी हमारा रेनगन विधि किससे संबंधित है, तो ओवरहेड विधि से ही संबंधित है। ठीक है, ओवरहेड विधि से क्या है, संबंधित है। अगला हमारा आ चुका है सवाल, LEPA का पूरा नाम क्या है, LEPA का पूरा नाम क्या है, LEPA का पूरा नाम क्या है आप लोगों के लिए, LEPA का पूरा नाम क्या है आप लोगों के लिए, जल्दी जल्दी आप लोग क्या करो, जवाब भी दे दीजिएगा, क्विक फास्ट बच्चों। आप लोगों के नाम क्या है, लो एनर्जी प्रिसीजन एप्लीकेशन, या फिर लो इवेपोरेशन प्रीसियस एप्लीकेशन, या फिर लो इक्विपमेंट प्रेस एप्लीकेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। इनमें से आप लोगों के चारों में से कौन सा आंसर है बिल्कुल सही रहने वाला है, जल्दी जल्दी बच्चों, सारे के सारे आप, हाँ, इतने ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं तो उम्मीद तो मुझे भी रहनी चाहिए कि आप लोग क्या करो, ज्यादा से ज्यादा जवाब दे पाओ, ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करो, जवाब दे पाओ। इसीलिए आप लोगों के सामने एक सवाल भी है, तो आप लोगों के सामने क्या है, LEPA का पूरा नाम क्या है और ये संबंधित किससे हैं, दोनों ही चीजें आप लोगों को मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि LEPA इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है, ये भी आप लोगों के लिए क्या है, इसका संबंध आप लोगों से किससे है, इसका संबंध किस विधि से है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। LEPA का पूरा नाम क्या है, तो द फुल फॉर्म ऑफ LEPA, तो आप लोगों के लिए इसका फुल फॉर्म है, बिल्कुल मोस्ट ऑफ का आंसर जो दे रहे हो आप लोग बिल्कुल सही है, लो एनर्जी प्रिसीजन एप्लीकेशन, लो एनर्जी प्रिसीजन एप्लीकेशन इसका पूरा नाम है। इसका संबंध है फव्वारा विधि से, फव्वारा
विधि से क्या है इसका संबंध है, किसका, LEPA का संबंध किससे है, तो आप लोगों के लिए किससे है, फव्वारा विधि का। ठीक है, अब हम यहाँ से बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आने से पहले मैं आप लोगों को पुनः बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट किसकी तैयारी कर रहे हैं, यूपी कैडेट और CUET की, उनके लिए हमारा संस्थान बिल्कुल बहुत ही, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप लोग क्या करो, इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर आप लोग कॉल करके यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, अपना एडमिशन यहाँ पे सुनिश्चित कर सकते हो। तो बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे फैसिलिटी क्या क्या मिलती है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी एक तरीके से 1 मिनट में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ साथ में, कि क्रैश कोर्स यहाँ पे ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, जिसमें आप लोगों को CUET, आप लोगों को यहाँ पे किसकी तैयारी करवाई जाएगी, CUET की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, हाँ, CUET में आप लोगों को, यदि आप लोग CUET में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग CUET की तैयारी कर सकते हो, साथ के साथ आप लोग किसकी भी तैयारी कर सकते हो, यूपी कैडेट की, क्योंकि यदि आप लोग CUET का कोर्स परचेज करते हो तो आप लोगों को CUET का कोर्स परचेज करते हो तो आप लोगों को यूपी कैडेट का भी कोर्स बिल्कुल पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आप लोगों को साथ में मुफ्त में बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को यहाँ पे किस प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी वो भी यहाँ पे एक नजर में हम लोग देख लेते हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस, क्लासरूम लाइव बैच, यानी ऑफलाइन क्लासरूम लाइव बैच, यानी कि आप लोगों को वही कंटेंट दिया जाएगा जो कि वहां पे ऑफलाइन बैचेस में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो वही का वही कंटेंट, वहीं से ही क्लास आप लोगों की सीधी लाइव होती है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उनको अलग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को अलग पढ़ा रहे हैं, ऐसा कभी शक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कोर्स कंप्लीटेड बाय 12th प्लस एक्सपर्ट फैकल्टीज, यानी कि 12 से भी ज्यादा एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। हम बात करें इफ फॉर सम रीजन यू डिड नॉट अटेंड द लाइव क्लास, यानी कि किसी भी कारणवश यदि आप लोग लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड क्लास लेटर अल्टीमेट अनलिमिटेड टाइम, यानी कि आप लोग बाद में, यानी कि कितनी बार, जितनी बार चाहो उतनी बार आप लोग उस लाइव क्लास को, यानी कि जो आपके लाइव क्लास है उसको आप लोग, वही क्लास आप लोगों के ऐप में अपलोड हो जाती है, उसको आप चाहे उतनी बार आप लोग उसे ले सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं 4K पैनल का PDF भी आप लोगों को अपलोड हो जाएगा तुरंत उसी दिन। इसके अलावा डेली प्रैक्टिस पेपर आप लोगों को उपलब्ध होते हैं क्लास के बाद। इसके बाद एक्सरसाइज सीट विल बी अवेलेबल, यानी कि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को एक्सरसाइज सीट भी मिलती है। हम बात करें, यदि आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोगों की डाउट क्लास भी चलती है। यदि आप लोगों को किसी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोगों के प्रॉब्लम काउंटर भी अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे वीकली माइनर टेस्ट होते हैं, मंथली मेजर टेस्ट, जिससे आप लोग अपनी तैयारी का मूल्यांकन बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। बात करते हैं टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे चलती है, एग्जाम से पहले आप लोगों की निरंतर एक टेस्ट सीरीज चलती है जिसमें आप लोग अपनी तैयारी को किस प्रकार है परख सकते हो। रेगुलर मोटिवेशनल सेमिनार, यानी कि हमारे संस्थान के निर्देशक जो कि आप लोगों को निरंतर किसी न किसी मोटिवेशनल स्पीकर से आप लोगों को मिलाते रहेंगे, जिससे आप लोगों को क्या है, एक तरीके से मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप लोग अपने लक्ष्य की ओर, अपने गोल को आप लोग क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। ठीक है बच्चों, यदि आप लोग CUET का कोर्स खरीदते हो तो साथ में आप लोगों को किसका कोर्स मिलेगा, यूपी कैडेट का कोर्स आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो ई मीटर या फिर ड्रॉपर संबंधित है, ये किस विधि से संबंधित है? बिल्कुल बहुत ही प्यारा सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन हाँ, आसान सवाल ही आप लोगों को क्या करते हैं और कॉन्फिडेंस में ला देते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस प्रकार के जो सवाल है उनको आप लोग पूरी धैर्य के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ उनको पढ़िएगा, फिर उनका जवाब दे दीजिए। ई मीटर या फिर ड्रॉपर किससे संबंधित है? बूंद बूंद विधि से, फव्वारा विधि से, या फिर वलय विधि से, या फिर इनमें से कोई नहीं? किस विधि से ई मीटर या फिर ड्रॉपर संबंधित है? ये आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है। जल्दी जल्दी आप लोग क्या करो, आंसर दे दीजिएगा बच्चों, क्विक फास्ट बच्चों। तो बच्चों, आप लोगों के सामने सवाल आ चुका है, जल्दी जल्दी आप लोग क्या करो, इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। हाँ, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का जवाब भी आ चुका है, देख रहे हैं बच्चे जवाब दे रहे हैं कि बूंद बूंद विधि। तो बिल्कुल आप लोगों का जवाब है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। फव्वारा विधि से तो संबंधित है नोजल किससे संबंधित है? तो फव्वारा विधि, और नोजल को हम लोग बोलते हैं फव्वारा विधि का हृदय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोजल को हम लोग बोलते हैं फव्वारा विधि का हृदय बोलते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा वलय विधि या फिर, ठीक है ना, इसी प्रकार अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। वलय विधि वैसे फल वृक्षों के लिए होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फल वृक्षों के लिए भी उपयुक्त विधि की हम लोग बात करें तो सबसे उपयुक्त रहती है बूंद बूंद विधि, क्योंकि उसमें पेड़ पौधे क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, और बूंद बूंद विधि का प्रयोग करने से पानी का नुकसान भी बहुत ही कम होता है, यानी कि जल का नुकसान बिल्कुल भी न के बराबर होता है, यानी कि बहुत ही कम क्या होता है,
पानी का नुकसान होता है और जल उपयोग दक्षता भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा अगर जल उपयोग दक्षता किसी की होती है तो बूंद बूंद विधि की होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है कि लवणों की क्लॉगिंग के लिए उपयोग करते हैं। यदि लवणों के द्वारा क्लॉगिंग हो चुकी है, क्लॉगिंग किसको बोलेंगे, तो ई-मीटर या फिर ड्रॉपर से क्या है, पानी का आना बंद हो जाता है। किसके कारण, यदि वो लवणों के कारण हो रहा है। किसके कारण, लवणों के कारण, यानी कि साल्ट के कारण हो रहा है। विच केमिकल इज यूज्ड फॉर क्लॉगिंग बाय साल्ट। तो इसके ट्रीटमेंट के हम लोग किस प्रकार के हमारे जो एक तरीके से हम किस रसायन का हम लोग यूज करेंगे, आप लोगों के लिए सवाल है। क्या हम H2SO4 व HCl का यूज करेंगे, क्या हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करेंगे, या फिर HNO3 का उपयोग करेंगे, या फिर सभी का उपयोग करेंगे। जल्दी जल्दी बच्चों देखो, आप भी अपना जवाब यहाँ पे दर्ज करा दीजिए, अपना आंसर है आप लोग यहाँ पे पुट कर दीजिए। मैं आप लोगों के क्या है आंसर की प्रतीक्षा में हूँ। क्विक फास्ट बच्चों, यस, 3, 2, 1, ओके। हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के जो जवाब आ रहा है, कुछ का आंसर ए आ रहा है, कुछ का डी आ रहा है, कुछ का ए आ रहा है और कुछ का क्या आ रहा है, डी आ रहा है। हम बात करते हैं यहाँ पे, तो लवणों के द्वारा जो क्लॉगिंग हो जाती है तो उसके उपचार के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं एसिड का। एसिड कौन सा, जो आपके सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 या फिर HCl का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यदि आप लोगों के जो ये क्लॉगिंग हो रही है, जो ई-मीटर या फिर ड्रॉपर से पानी आना बंद हो चुका है, ये किसके कारण हो रहा है, ये किसके कारण, यदि शैवाल के कारण हो रहा है, यदि किसके कारण हो रहा है, शैवाल के कारण हो रहा है, तो हम उसमें उपयोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। किसमें, शैवालों द्वारा क्लॉगिंग में। यदि शैवालों के द्वारा क्लॉगिंग हो रही है तो हम उसमें किसका उपयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, और क्लॉगिंग किसको बोलते हैं ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी कारणवश क्या होता है, या तो लवणों के द्वारा या फिर शैवालों के द्वारा यदि ई-मीटर या फिर ड्रॉपर से पानी का आना बंद हो जाता है तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, क्लॉगिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों, क्लॉगिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, CRI अवस्था किस फसल की क्रांतिक अवस्था है। क्या सवाल क्या कह रहा है, CRI अवस्था किस फसल की क्रांतिक अवस्था है। बहुत ही प्यारा सवाल है हमारे लिए, बहुत ही प्यारा सवाल हमारे सामने आ चुका है कि इनमें से आप लोगों की जो क्रांतिक अवस्थाएं दे रखी है, आप लोगों के कौन कौन सी है क्रांतिक अवस्थाएं, आप लोगों के लिए कौन कौन सी है। ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, CRI अवस्था किस फसल की क्रांतिक अवस्था है, ये भी आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। CRI, हाँ, CRI जिसको हम बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, क्या बोलते हैं, शीर्ष जड़ फुटान, क्या बोलते हैं हिंदी में, शीर्ष जड़ फुटान, क्या बोलते हैं, शीर्ष जड़ फुटान बोलते हैं हिंदी में। बाकी इंग्लिश में यदि हम बात करें तो क्या बोलते हैं, CRI क्राउन रूट इनिशिएशन, या फिर हिंदी में बात करें तो शीर्ष जड़ फुटान के समय, यानी कि बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद की क्या है जो CRI अवस्था ये आती है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे वैसे गेहूं की सारी सिंचाई की जो एक तरीके से क्रम है उनका हम बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जौ की यदि हम बात करें, जौ की क्रांतिक अवस्था कब आती है, तो बुआई के 30 दिन बाद, कितने दिन बाद, बुआई के लगभग आप लोगों के आती है 30 दिन बाद। या फिर बात करते हैं दाना भरते समय, दो इसकी क्रांतिक अवस्थाएं हम लोग लिख सकते हैं कि बुआई के 30 दिन बाद, बुआई के 30 दिन बाद, या फिर दाना बनते समय। ये क्या है, इसकी क्रांतिक अवस्था है। यदि बात करूं, दो क्रांतिक अवस्था मैंने लिखी, या तो बुआई के 30 दिन बाद या फिर दाना बनते समय। मक्का की कितनी लिखूं, तो आप लोगों की या तो टेसल या होती है सिल्क। टेसल होता है नर भाग का आना, क्या कहलाता है, टेसल कहलाता है। और सिल्क किसको बोलते हैं, मादा भाग का आना, मादा पुष्पक्रम का आना क्या कहलाता है आप लोगों के लिए, सिल्क कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। और यदि इनमें से भी आप लोगों को एक बताना हो तो आप लोग टेसल को बता सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार ठीक है, जो में क्या होगा, बुआई के 30 दिन बाद। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे कपास की। कपास की जो सिंचाई, जो क्रांतिक अवस्था है वो कौन सी है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कपास की कौन सी है,
या तो हम बात करते हैं फूल आते समय। फूल आते समय कब बात करेंगे भाई? फूल आते समय। फूल आते समय या बात करते हैं डोडे बनते समय। डोडे बनते, रुको यहाँ पे अलग लिख देते हैं इनको, बिल्कुल। तो बात करते हैं हम यहाँ पे कपास में सिंचाई की कब क्रांतिक अवस्था आती है? कपास में बात करते हैं फूल आते समय। फूल आते समय या फिर बात करते हैं डोडे बनते समय। डोडे बनते, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर भी बोलते हैं। कब बोलते हैं? एट द स्क्वायर फॉर्मेशन। स्क्वायर फॉर्मेशन के समय भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें सिंचाई आराम से कर सकते हैं। ये दोनों ही अवस्था इसकी क्या है? क्रांतिक अवस्था है। यदि हम गेहूं की बात करें, गेहूं की कौन सी है? सियाराई अवस्था है गेहूं की। वैसे बेसिकली हम लोग बात करें तो हम लोग गेहूं में टोटल 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। कितने सिंचाई की आवश्यकता होती है? और 6 की 6 क्या है? क्रांतिक अवस्थाएं हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? गेहूं के बारे में। गेहूं में बात कर रहे हैं वीट के बारे में। किसके बारे में? वीट के बारे में, ठीक है। और वीट की क्या है? हम लोग देख रहे हैं क्रिटिकल स्टेजेस। क्या देख रहे हैं? क्रांतिक अवस्थाएं देख रहे हैं। आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट चीज है और इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ कि यदि हम इसके सिंचाई की देखें हम इसकी अवस्थाएं, तो सबसे पहली बात आती है सीआरआई। किसकी बात आती है? सीआरआई, जिसको हम बोलते हैं शीर्ष जड़ फुटान। क्या बोलते हैं? शीर्ष जड़ फुटान भी बोलते हैं। इसके अलावा क्राउन रूट इनिशिएशन भी बोलते हैं, जो कि सबसे मेन है। जो कि सबसे क्या है? मेन है। यदि आप लोगों को ऑप्शन में बहुत सारे मिल जाए, लेकिन आप लोगों को कोई एक चूज करना हो, तो आप लोग किसको चूज करोगे? सीआरआई को चूज करोगे, ठीक है बच्चों। यहां से हम बात करें तो ये कब आती है? बुआई के 20 से 30 दिन, 20 से 25 दिन बाद, 20 से 25 दिन, या फिर बात करें 21 दिन भी। कहीं कहीं जगह पे क्या लिखा था? 21 दिन डे आफ्टर सोइंग। डीएस का मतलब क्या है? डे आफ्टर सोइंग, यानी कि बुआई के कितने दिन बाद? 20 से 25 या फिर 21 दिन बाद क्या है? ये अवस्था आती है। इसके अलावा अगली हम बात करें तो हम दूसरी अवस्था की बात करें तो कल्ले फूटना। कौन सी? कल्ले फूटना, जिसको हम बोलते हैं टिल्डरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिल्डरिंग अवस्था कब आती है? ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि टिल्डरिंग अवस्था कब आती है। तो 40 से लेकर 60 दिन बाद। कब आती है? 40 से लेकर 60 दिन बाद, डे आफ्टर सोइंग। डीएएस को मैं क्या लिख रहा हूं? डीएएस को मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? डे आफ्टर सोइंग, ठीक है। यहां से हम आगे बढ़ते हैं, तीसरी अवस्था के बारे में बात करते हैं। गेहूं की जो तीसरी अवस्था है वो कौन सी होगी? टिल्डरिंग हो गया। उसके बाद होती है जॉइंटिंग। क्या बोलती है? जॉइंटिंग, जिसको बोलते हैं गांठ अवस्था। क्या बोलते हैं? गांठ अवस्था, जिसको हम बोलते हैं जॉइंटिंग। ये कब आती है? ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 40 से 60 हो गया, कौन सा आप लोगों का ये अवस्था होगी? सेकंड वाली अवस्था कौन सी है? 40 से 60 वाली। तो ये कब होगी? 60 से 80 दिन के बीच में। 60 से 80 दिन, कौन से? डे आफ्टर सोइंग। बुआई के 60 से 80 दिन बाद में तीसरी अवस्था आ जाती है। चौथी अवस्था की बात करें तो गांठ अवस्था हो जाती है। उसके बाद आप लोगों की जो अगली अवस्था आती है वो आती है बालिया निर्माण के समय, यानी कि ईयर इमरजेंसी। क्या बोलते हैं? बालिया निकलते समय, निकलते समय बात करें तो ईयर इमरजेंसी। यदि हम इसकी अवस्था की बात करेंगे तो चौथी हमारी जो अवस्था है उसका हम समय क्या लिखेंगे? चौथी अवस्था का समय हम लोग क्या लिखेंगे? तो आप लोगों के समय लिखूंगा मैं 80 to 95 डेज। कितने में? डे आफ्टर सोइंग, ठीक है बच्चों। ये हमने कितनी अवस्थाएं लिखी? इसकी 4 अवस्थाएं लिखी। हाँ बिल्कुल, आप लोग कमेंट भी मैं आप लोगों के पढ़ रहा हूँ, लेकिन हाँ 2 अवस्थाएं और लिख देता हूँ। उसके बाद में आप लोगों के कमेंट कोई और भी मैं आ जाऊंगा, ठीक है। 5वीं अवस्था यदि हम बात करें गेहूं की, यदि हम 5वीं सिंचाई की अवस्था की बात करें तो उसका नाम क्या है आप लोगों के? दाने की दूधिया अवस्था, या दूधिया अवस्था। दूधिया अवस्था, जिसको हम बोलते हैं मिल्किंग स्टेज। क्या बोलते हैं?
मिल्किंग स्टेज बोलते हैं, किसको बोलते हैं मिल्किंग स्टेज। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, यानी कि दानों को यदि आप लोग उस समय दबाओ, कच्चे रहते हैं, उस टाइम पे क्या रहते हैं, कच्चे रहते हैं, और उनसे व्हाइट व्हाइट पदार्थ का एक तरीके से उनका उसके अंदर का मैटर है वो बाहर निकल आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है मिल्क स्टेज। और ये अवस्था कब आती है, ये अवस्था आप लोगों के कब आती है, यह आती है आप लोगों के 95 टू डे आफ्टर सोइंग। ठीक है बच्चों। और अंतिम अवस्था, इसकी जो अंतिम अवस्था है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डफ अवस्था के नाम से भी जानते हैं, डफ स्टेज के नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं दाना भरते समय। क्या बोलते हैं, दाना भरते समय, जिसको हम बोलते हैं डफ स्टेज। ठीक है। और ये अवस्था कब आती है, तो 115 से ज्यादा, और कितना ज्यादा, 115 से 120 दिन के आसपास ये अवस्था आ जाती है। 115 से 120 कि सर इस वक्त इतना जल्दी जल्दी अवस्था क्यों आ रही है, क्योंकि इस वक्त पे आप लोगों के क्या होता है, जो गर्मी है वापस बढ़ना शुरू हो जाती है। फरवरी मार्च का समय आ चुका होता है इस समय, इसीलिए इस समय टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो आप लोगों को सिंचाई भी क्या होता है, थोड़ी जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे इतनी चीजों के बारे में हमने बात की थी। ये 6 की 6 सिंचाई है, किसकी है, आप लोगों के क्रिटिकल स्टेज है। टोटल कितनी है, टोटल मैंने यहाँ पे 6 लिखी है। 6 में से सबसे जो मेन है, जो सबसे मुख्य, मैं आप लोगों के पुनः यहाँ पे लिख रहा हूँ मुख्य। ठीक है, मुख्य सिंचाई की कौन सी क्रांतिक अवस्था है, तो आप लोगों के लिए कौन सी है, CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन, शीर्ष जड़ फुटान के समय। ये आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ इस, ये जो आप लोगों के सामने बिल्कुल बोर्ड पे आप लोगों को जो दिख रहा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अपने नोट्स के अंदर सुनहरे अक्षरों में इसको छाप भी सकते हो एज इट इज। ठीक है बच्चों, इसे एज इट इज छाप लीजिएगा, या फिर आप लोग क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, मैं इसको हल्का सा सेट कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप लोग इसे अपने नोट्स में बिल्कुल सुनहरे अक्षरों के साथ इसे छाप भी सकते हो। हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। आप लोगों ने छाप लिया इसे, क्या आपने इसे छाप लिया क्या? ठीक है बच्चों, यहां से अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। यहां से क्या बढ़ेंगे, अपने अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है कि कौन सा फसलों में ऐसी अवस्था है जिन पर क्या है, पानी की कमी हो जाए तो पौधों को वह उपज में बहुत क्षति होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पौधों फसलों में ऐसी अवस्था है जिन पर पानी की कमी हो जाए तो पौधों को वह उपज में बहुत क्षति होती है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्या हम उसे पुष्पीय अवस्था बोलते हैं, या हम क्रांतिक अवस्था बोलते हैं, या फिर प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं, इसके अलावा इनमें से कोई नहीं। तो such condition in crops at which there such conditions in crops at which there is a great damage to the plants and yield there is shortage of water called, यानी कि हमको यदि पानी की कमी हो जाए, क्या हो जाए, पानी की कमी हो जाए, वह कौन सी अवस्था है जिस पर पानी की कमी हो जाए तो हमको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, हमें डैमेज होता है, हमारे प्लांट को डैमेज होता है। इसके अलावा हमारी जो उपज है उसमें भी क्या है, भारी गिरावट आ जाती है। तो ऐसी उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या हम उसको फ्लावरिंग स्टेज बोलेंगे, या फिर क्रिटिकल स्टेज बोलेंगे, या फिर मेच्योर स्टेज बोल देंगे, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से किसे हम उसे हम क्या बोलेंगे, ये आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो हमने बात की थी शुरू के से ही, हम लोग बात कर रहे हैं कि क्रांतिक अवस्था में हमको पानी की आवश्यकता सख्त रहती है, यानी कि पानी हमको किसी भी हाल में देना ही पड़ता है। इसीलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्रांतिक अवस्था, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक अवस्था, क्योंकि क्रिटिकल स्टेज पे हमें क्या करना पड़ता है, पानी हमको देना ही पड़ता है किसी भी हाल में। पानी हम देंगे तो क्या होगा, तो पौधा बच जाएगा, अन्यथा उसमें पौधे को भारी क्षति पहुंचती है। इसके अलावा उसमें उपज में भी भारी हम को कमी देखने को मिल जाती है। तो बच्चों यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है कि बूंद बूंद सिंचाई के खोजकर्ता कौन है। बूंद बूंद जो आपकी विधि है उसके खोजकर्ता कौन है, जो आपकी बूंद बूंद सिंचाई की विधि है उसके खोजकर्ता आप लोगों के लिए कौन रहने वाले हैं, ये आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट सा सवाल है एक। जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिए, अपना आंसर दर्ज कीजिएगा और फिर पाइए बिल्कुल, हाँ, मेरे मुंह से अपनी वाह वाही सुनने का मौका। आप लोग क्या कीजिए, इस सवाल का जवाब दीजिए और पाइए अपनी तारीफ में 2 शब्द सुनने का मौका। ठीक है बच्चों,
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बूंद बूंद सिंचाई के खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता कौन है, क्या डोनाल्ड है, क्या रिचार्ड है, या साइलेन है, या फिर सिमचाब्लास है। इसके खोजकर्ता कौन है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के खोजकर्ता कौन है, क्या डोनाल्ड है, या सिमचाब्लास है, या फिर रिचार्ड है, या फिर साइलेन है, कौन है इसके खोजकर्ता। ये आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्विक फास्ट जल्दी जल्दी आप लोग क्या कर सकते हो, इसका जवाब भी दे सकते हो। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आप लोगों के सामने जवाब है और आप लोग भी क्या करो, उसमें से बस एक जवाब चूज करो और उसका आंसर दे दो। हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है बी, बिल्कुल। और आप लोगों को आंसर में कैसे गलत करने वाला मैं होता कौन हूँ, संगठन में शक्ति होती है। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का जवाब भी क्या आ रहा है, सिमचाब्लास आ रहा है, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। यदि हम बात करें तो देखो बूंद बूंद सिंचाई के खोजकर्ता कौन है, तो आप लोगों के लिए कौन है, सिमचाब्लास है। ठीक है, डोनाल्ड का वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे दिया गया है। डोनाल्ड ने क्या दिया था, एक तो दिया था इडियोटाइप, क्या दिया था, इडियोटाइप दिया था। ठीक है, इसके अलावा हार्वेस्टिंग इंडेक्स इन्होंने दिया था, क्या दिया था, HI दिया था, यानी हार्वेस्टिंग इंडेक्स भी किन्होंने दिया था, आप लोगों को दिया था डोनाल्ड ने। इडियोटाइप की बात करें तो सबसे पहले इडियोटाइप यानी कि इन्होंने दिया था गेहूं में। इडियोटाइप के खोजकर्ता कौन है, इडियोटाइप देने वाले वैज्ञानिक कौन है, डोनाल्ड है। और यदि कोई पूछ ले कि गेहूं में इडियोटाइप देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो उनका नाम भी क्या है, डोनाल्ड ही रहने वाला है आप लोगों के लिए। बस आप लोग क्या करें, अपने आप पर पूरा का पूरा क्या रखे, भरोसा रखे, और आप लोगों का क्या है, जवाब बिल्कुल क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आने वाला है और ये आ चुका है हमारा अगला सवाल। शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में, एरिड और सेमी एरिड रीजन में उद्यानिकी फसल के लिए क्या है, निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त सिंचाई की तकनीक है। यानी कि ऐसा क्षेत्र कौन सा है, शुष्क और अर्धशुष्क, यानी कि एरिड और सेमी एरिड प्रकार का आप लोगों का रीजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल इरिगेशन फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इन ड्राई और सेमी एरिड, यानी कि ड्राई और एरिड और सेमी एरिड रीजन में यदि आप लोगों के सबसे बेस्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, यानी कि आप लोगों के कौन सी जो उद्यान की फसलें उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, किन कंडीशन के लिए, शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए। आप लोगों के सामने बिल्कुल ऑप्शन भी है। बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही एक तरीके से बात करूं मैं इसमें, तो आप लोगों को लैंग्वेज के चक्कर में हल्का सा इसने घुमाया है। बाकी है बहुत प्यारा सवाल है वास्तव में, पर इसने क्या किया, लैंग्वेज की दृष्टि से थोड़ा सा इसे क्या किया, घुमा दिया। ठीक है, बाकी है बहुत प्यारा सवाल है ये, बस आप लोग भी घबराए नहीं, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी डाल दिए। कमेंट बॉक्स में आप भी अपना आंसर जरूर डाल दें। मैं आप लोगों के जवाब की प्रतीक्षा में हूं। आप लोगों के बिल्कुल मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के जो जवाब आ रहे हैं मैं देख पा रहा हूं, आप लोग जवाब आ रहे हैं बिल्कुल कौन सी, ड्रिप सिंचाई। कौन सी, किसके आ रहे हैं, ड्रिप सिंचाई। तो देखो जो आपके, मैंने यहाँ पे पहले भी बताया था आप लोगों को कि फल वृक्षों में किसके लिए, फल वृक्षों के लिए, फल वृक्षों के लिए सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि, सबसे उपयुक्त विधि यदि हम इसके बारे में चर्चा करें, यदि हम इन विधियों के बारे में चर्चा करें, तो आप लोगों को जानकर ये बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाली है, खुशी होने वाली है। क्योंकि जो सबसे बेस्ट मेथड है किसके लिए, आप लोगों के फल वृक्ष के लिए, तो वो विधि आप लोगों के लिए कौन सी है, तो विधि आप लोगों के लिए कौन सी है, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मेथड रहता है वो रहता है आप लोगों के लिए बूंद बूंद विधि। कौन सी विधि रहती है, बूंद बूंद विधि। कौन सी विधि है आप लोगों के लिए, बूंद बूंद विधि। बूंद बूंद विधि सबसे बेस्ट रहती है। यदि आप लोगों को ऑप्शन में बूंद बूंद नहीं मिले, बूंद बूंद आप लोगों को ऑप्शन में नहीं मिले, तो आप लोग कौन सी विधि लिख सकते हो, वलय। वलय भी ऑप्शन में नहीं मिल रहे तो आप लोग क्या कर सकते हो, द्रोण विधि भी कर सकते हो। वलय यदि आप लोग ऑप्शन में नहीं मिले तो आप लोग कौन सी कर सकते हो, द्रोण कर सकते हो। द्रोण का ही दूसरा नाम क्या है, थाला विधि। थाला फॉर ए रीजन, है ना, थाला विधि। कौन सी है, द्रोण का ही दूसरा नाम कौन सा है, थाला विधि। तो
आप लोगों को ये चीज है जो ध्यान में रखनी खास तौर पर। फल वृक्षों के लिए सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? बूंद बूंद विधि, या फिर बात करें तो बूंद बूंद विधि यदि आप लोगों को ऑप्शन में नहीं मिले तो आप लोग कौन सी कर सकते हो? वलय विधि भी कर सकते हो। और वलय विधि भी यदि आप लोगों को ऑप्शन में नहीं मिले तो आप लोग कौन सी कर सकते हो? द्रोण विधि या फिर थला विधि भी कर सकते हो। देखो, वलय और द्रोण में खाली इतना सा डिफरेंस है कि वलय विधि में क्या होता है, पेड़ के चारों ओर क्या होता है, थोड़ी सी मिट्टी रहती है, इसीलिए उसमें रोग तथा रोगों का स्थानांतरण नहीं होता। लेकिन द्रोण में ऐसा नहीं होता कि उसके चारों तरफ क्या मिट्टी नहीं रहती, इस वजह से इसमें रोगों का स्थानांतरण क्या हो जाता है। इसीलिए बस, इसके अलावा और कोई डिफरेंस बाकी है नहीं। ठीक है, तो बच्चों यहां से अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है बच्चों, यह रहा हमारा अगला सवाल जो कि आप लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, ओवरहेड सिंचाई विधि एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ओवरहेड सिंचाई विधि एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ओवरहेड सिंचाई विधि को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? और किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल, आप लोग क्या उसे ओवरहेड इरिगेशन मेथड इज आल्सो नोन एज अनदर नेम। ओवरहेड विधि को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ये आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल बच्चों, तो ओवरहेड विधि को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ड्रिप सिंचाई विधि के नाम से, स्प्रिंकलर विधि के नाम से, अंगूठी विधि के नाम से, या फिर नन के नाम से। यानी कि ड्रिप इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकलर मेथड, रिंग मेथड या फिर नन, किसके नाम से हम लोग जानते हैं? ये भी आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। किस प्रकार का? आज का हमारा सेकंड लास्ट, यानी कि हाँ, इसके बाद आप लोगों को एक सवाल और बचेगा। इसका जो जवाब है वो क्या है? स्प्रिंकलर। क्या है? बिल्कुल, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का जो जवाब आया है वो भी स्प्रिंकलर ही आया है। और स्प्रिंकलर आप लोगों का जवाब बिल्कुल क्या रहने वाला है, यहाँ पे सही रहने वाला है। और मैं आप लोगों को पुनः बता रहा हूँ, ये क्लास यूपी कैडेट और सीयूईटी के छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसकी तैयारी कर रहे हैं? यूपी एजीटी, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर आप तो केवल और केवल एग्रोनॉमी के सवाल लाए हो। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी जवाब था कि आप तो केवल और केवल किसके सवाल लाए हो? आप लोग एग्रोनॉमी के सवाल लाए हो। तो हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं एग्रोनॉमी के सवाल लाया हूँ, लेकिन जैसे एग्रोनॉमी पूरी होती है उसके बाद हम लोग कंप्लीट एग्रीकल्चर के हम लोग सवाल लाएंगे, जिसमें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब हम बात करते हैं ओवरहेड सिंचाई विधि का एक अन्य नाम से भी जानी जाती है, तो किसके नाम से? स्प्रिंकलर मेथड के नाम से भी जाना जाता है ओवरहेड। ठीक है, स्प्रिंकलर मेथड को नाम से भी हम लोग जाना जाता है। ठीक है, हाँ, अब हम यहाँ से बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो कि आज का हमारा अंतिम सवाल है, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल में सिंचाई निम्न में से किस विधि से भी की जा सकती है? यानी कि बलेयरिंग मेथड से, सर्ज मेथड से, फ्लड मेथड से या फिर टाइफून मेथड से। इन महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश इरिगेशन ऑफ शुगर कैन क्रॉप इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। किस मेथड के द्वारा गन्ने के खेत में आप लोगों की सिंचाई की जा सकती है? रिंग मेथड के द्वारा, सर्ज मेथड के द्वारा, फ्लड मेथड के द्वारा या फिर टाइफून मेथड के द्वारा? किस विधि के द्वारा हम लोग गन्ने के खेत में हम लोग सिंचाई कर सकते हैं? ये आपके लिए आज का अंतिम सवाल है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसका जवाब भी आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि बिल्कुल पूरे आनंद के साथ मुझे भी मजा आ जाए और आप लोगों को भी क्या आ जाए, मजा आ जाए। ठीक है बच्चों, हाँ, बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही लेवल का सवाल है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के यहाँ पे जवाब आ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, जवाब क्या आ रहे हैं? बिल्कुल गन्ने से संबंधित है, बस टाइफून। बिल्कुल, आंख बंद करके सीधा किसकी ओर टिका दो? डी की ओर, डी की ओर टिका दो। बिल्कुल, आप लोगों का सही आंसर है कौन सा? डी, टाइफून मेथड से, जिसमें हम लोग सिंचाई करते हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हम लोग गन्ने की फसल में सिंचाई करने के काम में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, टाइफून मेथड। और यह रहा था आज का हमारा अंतिम सवाल। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और मिलेंगे हम कल इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और किसी भी प्रकार की यदि आप लोगों को और भी अन्य जानकारी चाहिए तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करते हुए जा रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और इस क्लास को अपने सभी मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करें। और बच्चों, आप लोग जितने क्लास में उपस्थित हो ना, उतने क्लास में लाइक नजर नहीं आ रहे, इसीलिए आप लोग क्या करो, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को लाइक भी जरूर करें। इसी के साथ मैं मुकेश कुमार मिलूंगा आपसे कल इसी वक्त इसी समय। थैंक यू वेरी मच गाइस।